Hello friends, welcome to Learning Sessions, and this is going to be the second chapter from the module B of the compliance in banking. So we are going to cover this chapter and this is related to the risks and the risk management in the banking. Very important chapter क्योंकि Basel 3 से related chapter है. पिछला चैप्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंड अगर पिछली वीडियोस को गो थ्रू नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड विजिट द वीडियो पेज, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड अगर आपको पूरा का पूरा कोर्स चाहिए कंप्लायंस से रिलेटेड तो just simply WhatsApp on this number, that is 8360944207 bank compliance, and we'll be activating the particular pack for you. So let's start the session over here, and this session is actually related to the risks and the risk management in the banks, right? सो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि रिस्क होता क्या है। देखो, रिस्क इनहेरेंट होता है बैंकिंग में, यानी कि हर एक एक्टिविटी, हर एक प्रोडक्ट, हर एक ट्रांजैक्शन में रिस्क देखने को मिलेगा क्योंकि अनसर्टेनिटी शामिल रहती है। सो जो भी प्रोबेबिलिटी होती है लॉस की, उसी को हम रिस्क कहते हैं। और रिस्क को मैनेज करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। उसके लिए आपके पास पॉलिसीज, प्रोसीजर्स होने चाहिए, कल्चर होना चाहिए कि आप किस तरह से क्वांटिफाई कर रहे हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस तरह से उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट ऑल बिगिंस विद what really risk is, right? तो रिस्क क्या होता है? रिस्क यूनिवर्सली प्रेजेंट है, हर एक जगह होगा ही होगा। इट इज इनएविटेबल, इसको पूरी तरह से नहीं रोक सकते बिकॉज रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिटर्न। जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतनी ज्यादा रिटर्न मिलेगी, जितना कम रिस्क लोगे उतनी कम रिटर्न मिलेगी। अगर रिस्क बिल्कुल नहीं लोगे तो रिटर्न आपको ना बराबर मिलेगी। तो आप रिस्क को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते। यू कैन जस्ट बी मैनेजिंग द रिस्क। ये अनसर्टेन होता है क्योंकि देखो, लॉस कभी भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। एंड ये एग्जैक्टली आप पता नहीं कर सकते कि कब और क्यों कितना लॉस होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द मेरियम वेबस्टर पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और इंजरी। तो कॉर्पोरेट व्यू के हिसाब से देखें तो डेविएशन हो सकती है आपके ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के, यानी कि आपके जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उनसे पीछे हट सकते हैं। एंड फाइनेंशियल व्यू की बात करें तो आपकी रिटर्न्स जो है उनमें अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिल सकती है, आपको वेरिएबिलिटी मिल सकती है, हायर रिस्क आपके ऊपर इंपोज हो सकता है। अभी बात करने वाले हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं रिस्क के। तो रिस्क जो होता है दैट इज मेजरेबल, आप इसको क्वांटिफाई कर सकते हो। एंड अगर आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत से रिस्क ऐसे होते हैं जिनको आप क्वांटिफाई नहीं कर पाते, जैसे ऑपरेशनल रिस्क जो है उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, तो उनको मैनेज करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। एंड ये डिफरेंट होते हैं अनसर्टेनिटी से। रिस्क जो होता है अननोन आउटकम होती है किसी नॉन प्रोबेबिलिटी के साथ, यानी कि हमें पता होता है कि ये चीज एग्जिस्ट कर सकती है लेकिन अननोन आउटकम है, हमें नहीं पता कि कितना होगा लेकिन होगा जरूर। ठीक है, अनसर्टेनिटी होती है, कोई क्लियर प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पता होती है। एंड लाइकलीहुड इंपैक्ट कितना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी है, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी कि ये रिस्क अकर कर सकता है एंड उसके कंसीक्वेंसेस क्या है, दैट इज द केस रिलेटेड टू इट। एंड जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि ये रिस्क कितना अकर कर सकता है, दैट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। फर्दर लेट्स अंडरस्टैंड द नोन अननोन मैट्रिक्स। इसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे जोरी विंडो होता था ना कि कुछ एरियाज हमें पता है कुछ नहीं पता है, उसी तरह से एक मैट्रिक्स बनाई गई है दैट इज नोन अननोन मैट्रिक्स। इसके बारे में बात करेंगे। सो दीज कैटेगरीज हाउ वेल वी नो दैट हाउ द रिस्क इज एंड वेयर द रिस्क इज, एंड इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में है। तो एक कॉर्पोरेट लोन है जिसमें 0.05 यानी कि 5% चांसेस है डिफॉल्ट के, पोटेंशियल लॉस जो है 1 करोड़ का है, तो रिस्क कितने का होगा 0.05 इंटू 1 करोड़, दैट इज द 5 लाख रुपीज, दैट इज अ पोटेंशियल लॉस, इतना हो सकता है। ठीक है, रिस्क इतना है उसमें, अगर पोटेंशियल लॉस कितना 1 करोड़ का है और प्रोबेबिलिटी जो बताई गई है वो इतनी बताई गई है। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नोन अननोन मैट्रिक्स। नाउ ये नोन अननोन मैट्रिक्स एक्चुअल में होती क्या है? सो ऑन वन साइड इन वन रो एंड वन कॉलम वी आर हैविंग द known, and in one particular row and column we are having the unknown factor, right? So first of all, in first particular quadrant we are having the points where both are known। ठीक है, यानी कि नोन नोन है, यानी कि आप रिस्क को मेजर कर सकते हो, जैसे कि इंटरेस्ट रेट रिस्क आपको पता है रिस्क कौन सा है और आपको ये भी पता है कितना रिस्क है। ठीक है, यानी कि दोनों चीजें नोन है। सेकेंड जो है दैट्स रिलेटेड टू आइडेंटिफाइबल है, रिस्क हमें पता है कि कितना होगा लेकिन कितना रिस्क होगा वो नहीं पता, लाइक मॉडल रिस्क। नाउ व्हाट इज मॉडल रिस्क? बहुत से बार हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए, एंड अगर उस मॉडल में कोई कमी पेशी हुई तो उसी को हम मॉडल रिस्क कहते हैं। अब कितनी होगी, कितना लॉस होगा, दैट कैन इज नॉट क्वांटिफाइबल। तो इफ इट इज नॉट मेजरेबल बट इट इज नॉन, तो उसे हम कहते हैं नोन अननोन, राइट?
एंड द थर्ड कैटेगरी इज रिलेटेड टू अननोन एंड नोन, यानी कि हमें रिस्क पता नहीं है लेकिन उसे मेजर कर सकते हैं। मान लो कोई लीगल रिस्क हो, जो पर्टिकुलर रेयर लीगल लूप होल है, हमें पता है कितना नुकसान हो जाएगा लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये रिस्क हमारे में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, दैट इज अननोन नोन। एंड लास्ट वन, द मोस्ट डिफिकल्ट कैटेगरी, दैट इज अननोन अननोन, यानी कि जो कोई ऐसा इवेंट है जो पता ही नहीं होगा एंड कितना नुकसान होगा। जैसे मान लो कोविड-19 आ गया, पता ही नहीं था ये आएगा और पता ही नहीं था क्या लेकर आएगा, तो वो अननोन अननोन रिस्क हो गया। उसके बाद हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, दैट इज अ रिस्क रिवार्ड ट्रेड ऑफ। मैंने आपको बताया इसके बारे में, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ठीक है, लेकिन आल्सो उसके चांसेस ऑफ लॉस भी उतने ज्यादा होते हैं। जैसे मान लो आप जंक बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हो, ऐसे बॉन्ड्स जो काफी ज्यादा रिस्की बॉन्ड्स हैं। अब आप ऐसा तो है नहीं कि आपने 10,000 पे इन्वेस्ट किए तो आप कहोगे कि एफडी की तरह इसके ऊपर 6% रिटर्न दे दो। आप कहोगे इसके ऊपर रिटर्न तो 25% चाहिए या 20% रिटर्न चाहिए, तभी हम जो डिफिकल्ट प्लेस है वहां पर पैसा लगाएंगे। तो जहां पर रिस्क ज्यादा होता है वहां पर लोग अपेक्षा रखते हैं कि आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगी, राइट। अब हम बात करने वाले हैं वो सभी तरह के रिस्क जो बैंक्स के द्वारा फेस किए जाते हैं। तो बैंक को अलग अलग एक्टिविटी की वजह से, इवेंट्स की वजह से लॉस हो सकता है, एंड फर्दर वो लॉस जो है वो प्रॉफिट, कैपिटल, सॉल्वेंसी, रेपुटेशन, हर एक अलग अलग तरीके का हो सकता है। ये हो सकता है कि मार्केट शिफ्ट हुई हो, ये हो सकता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा हो, एंड हमारे लिए उन चीजों को आइडेंटिफाई, मेजर एंड क्वांटिफाई करते हुए उनको कंट्रोल करना काफी ज्यादा जरूरी है। सो मेजर जो रिस्क है सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे, फिर हम नॉन फाइनेंशियल रिस्क के बारे में भी फर्दर बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू द क्रेडिट रिस्क, यानी कि जब कोई पर्सन पैसा उधार पर लेता है लेकिन उसको वापस नहीं कर पाता, अपनी ऑब्लिगेशन को निभा नहीं पाता, उसको हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क। वी सिंपली से इट टू बी द क्रेडिट रिस्क। बहुत सिंपल सा है। इंपैक्ट क्या होगा? आपका एक सही अकाउंट था वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, जिसकी वजह से आपको प्रोविजनिंग मेंटेन करनी पड़ी, आपका लॉस हो गया, आपको इंटरेस्ट इनकम भी आनी बंद हो गई। फिर होता है डिफॉल्ट रिस्क, यानी कि ए फॉर्म ऑफ द क्रेडिट रिस्क, जहां पर पेमेंट मिस हो गई है, पेमेंट में डिफॉल्ट हो गया है। इसको हम टाइम रिस्क के नाम से भी जानते हैं, जिसमें डिफॉल्ट हो गया है, राइट। अब डिफॉल्ट रिस्क के कारण हो सकते हैं कि इनएडिक्वेट कैश फ्लो हो सकता है, इंटरनल रीजन भी हो सकते हैं एंड एक्सटर्नल रीजन भी हो सकते हैं। हो सकता है कि पर्सन विलफुल डिफॉल्टर हो, ऐसा भी हो सकता है, यानी कि इंटेंशनल डिफॉल्ट हो सकता है साइफनिंग ऑफ फंड की गई हो, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स की गई हो, इसमें बैंक का लैक भी हो सकता है कि बैंक ने एंड यूज ऑफ फंड्स को वेरीफाई ना किया हो। फर्दर जो थर्ड कैटेगरी है, दैट्स अ माइग्रेशन रिस्क। माइग्रेशन रिस्क जिसको हम क्रेडिट ऑप्शन रिस्क भी कहते हैं, वी आल्सो से इट टू बी द स्प्रेड ऑप्शन या क्रेडिट स्प्रेड रिस्क या क्रेडिट ऑप्शन भी कहते हैं। वाई वी से सो, मान लो एक पर्सन की रेटिंग जो थी पहले वो ट्रिपल ए थी, लेकिन अब उसकी रेटिंग जो है वो डिफॉल्ट बढ़ गया है, यानी कि अब उसके साथ एक हायर रिस्क एसोसिएटेड है। अब उसकी रेटिंग माइग्रेट हो गई है फ्रॉम ट्रिपल ए टू द लोअर कैटेगरी, दैट इज अ ट्रिपल बी और डबल बी, इवन सी और डी, राइट। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द माइग्रेशन रिस्क। बट ये जरूरी नहीं होता कि अगर रेटिंग कम है तो वो पर्सन डिफॉल्ट करेगा ही करेगा। इवन डी पर्सन वाला भी रीपेमेंट सही से कर सकता है, और इवन ट्रिपल ए वाला भी डिफॉल्ट कर सकता है। देन इट इज रिलेटेड टू द रिकवरी रिस्क, यानी कि जब आपका लॉस हो जाए डिफॉल्ट के बाद, लॉस आफ्टर डिफॉल्ट, क्योंकि आपने रिकवरी या तो धीरे से करी है या फिर आपको डिलेड रिकवरी मिली है, तो उसको हम कहते हैं रिकवरी रिस्क। क्योंकि लेट्स से इट डिपेंड्स अपॉन कोलेटरल की क्वालिटी कम हो, लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपकी प्रॉपर स्ट्रेंथ ना हो, इकोनॉमिक कंडीशंस भी इसका पार्ट बन सकती हैं। जैसे कि मान लो कि आपने कोलेटरल को सीज करने में टाइम बहुत लगा दिया, गारंटर ने रिफ्यूज कर दिया, या लीगल पेपर वर्क में आपके कुछ ना कुछ झमेले थे जिसकी वजह से आप उसको इन्फोर्स नहीं कर पाए हो, राइट। फिर फिफ्थ पॉइंट पर बात आती है सेटलमेंट रिस्क के बारे में, यानी कि जब पेमेंट्स को आपस में सेटल डाउन करना था लेकिन सेटलमेंट के टाइम पर डिफॉल्ट हो गया, किसी काउंटर पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, जैसे कि हमने हर्स्टेड रिस्क के बारे में पढ़ा, टेम्पोरल रिस्क के बारे में पढ़ा, दैट इज द सेटलमेंट रिस्क, ठीक है। तो वो सेटलमेंट रिस्क होता है। नाउ मिटिगेशंस के बारे में बात करते हैं। मिटिगेशंस के केस में इफ वी टॉक अबाउट द हर्स्टेड रिस्क, तो इसको किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं? अगर हम डीवीपी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डिलीवरी वर्सेस पेमेंट, तभी चीज मिलेगी जब आप पेमेंट करोगे, साथ के साथ डिलीवरी करनी पड़ेगी, या फिर हम क्लियरिंग करते हैं किसी काउंटर पार्टी के थ्रू, तो भी आपके ये सेटलमेंट रिस्क में चांसेस कम है। फर्दर पीवीपी सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेमेंट वर्सेस पेमेंट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दैट इज एक्चुअली द फंडा
रिलेटेड विद। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलग से जो रिस्क है उनके बारे में बात करेंगे। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज पॉइंट, क्रेडिट रिस्क को हम कवर कर चुके हैं, डिफॉल्ट रिस्क को हम कवर कर चुके हैं। दिस इज बेसिकली आपके रिवीजन के पर्पज के लिए यहाँ पर दोबारा से लिखे गए हैं। सेटलमेंट रिस्क वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, नाउ इट्स अबाउट द कंट्री रिस्क। कई बार क्या होता है, आप किसी कंट्री के साथ डील करते हो, अब अगर किसी कंट्री के साथ डील करते हो तो डेफिनेटली क्रॉस बॉर्डर अगर आप डील कर रहे हो तो वहां पर प्रेजेंट हो सकता है कंट्री रिस्क। दिस कंट्री रिस्क इज रिलेटेड टू, लेट्स से पर्सन ए जो है वो इंडिया में है, पर्सन बी जो है पाकिस्तान में। ये अपना बिजनेस अच्छे से करना चाहते हैं दोनों पर्सन, इनके मन में कोई खोट नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज होने की वजह से यहां पर डी बार कर दिया गया कि आपस में ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते। अब उसकी वजह से जो रिस्क पैदा हुआ है दैट इज अ कंट्री रिस्क, और इसी का एक जो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है दैट इज अ सोवरेन रिस्क, उसको हम कहते हैं सोवरेन रिस्क कहते हैं। अब सोवरेन रिस्क के केस में क्या होता है, जब कोई पार्टी के साथ आप डील कर रहे हो एंड वो पार्टी कोई और ना हो करके वो कंट्री की गवर्नमेंट है, तो उनके पास एक सोवरेन इम्यूनिटी अवेलेबल होती है, ठीक है, दैट इज अ सोवरेन रिस्क, वो अलग चीज है। क्रेडिट जो कंट्री रिस्क है दैट इज समथिंग डिफरेंट, राइट। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से जब आप डील नहीं कर पाते हो क्योंकि कंट्री में आपके पास स्टेबिलिटी कवर्ड नहीं है, तो उसकी वजह से रिस्क होता है। एंड हु इज एक्सपोज्ड, दोनों गवर्नमेंट एक्सपोज रहती हैं, प्राइवेट बोरोज उस कंट्री के एक्सपोज होते हैं इस पर्टिकुलर रिस्क को लेकर के। और इंडिकेटर के डिफॉल्ट के कि आपने प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिली, या डेब्ट स्ट्रक्चर रिस्ट्रक्चर हो गया, या फिर जो सर्विस एक्सटर्नल डेब्ट था वो पे नहीं हुआ, उसमें फेलियर हो गया है, राइट। ये चीजें यहां पर होती हैं। अब इसके बाद बात आती है रिलेटेड टू किसको खत्म कैसे कर सकते हैं, कंट्री रिस्क से रिलेटेड। कंट्री रिस्क को खत्म करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप कंट्री लिमिट्स लगा सकते हैं। एंड इनसे रिलेटेड अगर बात करें तो एक रेटिंग मॉडल दिया जाता है, ठीक है, रेटिंग मॉडल कंट्रीज की लिस्ट के हिसाब से रेटिंग दी जाती है। आप उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं, लाइक कंट्रीज की रेटिंग के ऊपर किसी कंट्री का कैसा रेटिंग है, एंड फर्दर उसके हिसाब से उनके साथ डील कर सकते हैं। नाउ इट्स रिलेटेड टू द काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क। नाउ काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क इज रिलेटेड टू जब काउंटर पार्टी कैश फ्लो सेटल होने से पहले डिफॉल्ट कर देती है, लाइक प्री सेटलमेंट रिस्क वी कैन से, ठीक है। तो क्रेडिट रिस्क इज समथिंग डिफरेंट, बट काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क इज डिफरेंट, राइट। ये कहां पर होती है, ओटीसी डेरिवेटिव्स के केस में। जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट से डिराइव होती है। और डेरिवेटिव्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव और दूसरे होते हैं ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव के बीच में ये टेलर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर दो पर्सन आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे लेट से हमने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, कितने डॉलर जो है एक पर्सन ने बेचने और दूसरा पर्सन कहता है मैं इतने यूएसडीज को परचेज करूंगा, तो वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, बट वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज अ ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, राइट। एंड फर्दर अगर आप सिक्योरिटीज फाइनेंसिंग करते हो रेपोज या किसी और केस में, तब भी आपको यहां पर जो काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क है वो देखने को मिल सकता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ट्रेडिशनल क्रेडिट रिस्क से ये किस तरह से डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू द नोशनल अमाउंट नोन। तो क्या क्रेडिट रिस्क में अमाउंट पता होता है, यस अमाउंट इज नोन, लेकिन काउंटर पार्टी रिस्क के केस में नोशनल अमाउंट जो होता है वो नहीं पता होता, फ्यूचर वैल्यू जो होती है कॉन्ट्रैक्ट की दैट इज अनसर्टेन। क्योंकि लेट्स से अगर कोई मान लो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी था एंड पर्सन उसमें फेलियर कर देता है, यानी कि उसमें एक पर्सन सेटलमेंट करने से पहले ही मुकर जाता है, तो आपको फ्यूचर वैल्यू के बारे में प्रिडिक्शन होती है कि हाँ भाई उसके ऊपर बुक हुआ है, लेकिन यू आर नॉट सर्टेन अबाउट, बिकॉज वो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका सेटल डाउन नहीं हुआ होता। फर्दर रिस्क डायरेक्शन की बात करें तो क्रेडिट रिस्क जो होता है दैट इज यूनिलेटरल, दैट इज पर्टिकुलरली लेंडर टू बोरर के ऊपर ये फील होता है, यानी कि लेंडर के ऊपर पड़ेगा बोरर की वजह से। जबकि काउंटर पार्टी रिस्क जो है वो किसी के ऊपर भी पड़ सकता है, बायर के ऊपर भी पड़ सकता है, सेलर के ऊपर भी पड़ सकता है, दोनों के ऊपर रिस्क इंपोज रहता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द वैल्यू मूवमेंट, तो क्रेडिट रिस्क के केस में वो चीज जो होती है दैट इज फिक्स्ड, बट जो पर्टिकुलर काउंटर पार्टी रिस्क के केस में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है सेटलमेंट से पहले, राइट। ये डिफरेंस है मेजरली काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड एंड क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड। फर्दर आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द मार्केट रिस्क। अब जब प्राइस मूवमेंट्स होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज अ मार्केट रिस्क। और इसको एक और नाम के साथ भी हम जानते हैं, दैट इज वेरी इजी टू उसको अज्यूम करना, दैट इज अ प्राइस रिस्क। इसको हम प्राइस रिस्क के नाम से जानते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स होती हैं या फिर आप लिक्विडेट नहीं कर पाते हो मार्केट में, तो वो सभी मार्केट रिस्क की ही टाइप्स हैं। So if we look at the parameters, so it could be the interest rate movements, it could be related to the stocks key movement, it could be related to the foreign exchange rates, or it could be the commodities movement over there. So
आपके पास जो चेंजेस होते हैं, कंट्रोल आप किस तरह से करोगे? अगर आप चेंजेस को कंट्रोल में रखते हो, यानी कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बीच में, टॉलरेंस लिमिट के बीच में रखते हो अपने assumptions के हिसाब से, हाइपोथेसिस या मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से, दैट वुड बी द केस। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट रिस्क। नाउ इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? बिकॉज एडवर्स मूवमेंट्स होती हैं इंटरेस्ट रेट की, अब उसकी वजह से जो रिस्क इंपोज होगा, दैट इज अ इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब अगर आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है तो आपके एसेट्स के ऊपर जो गेन हो रहा है या लाइबिलिटीज के ऊपर जो गेन हो रहा है वो कम ज्यादा हो सकता है। लाइक वी स्टडीड इन द केस ऑफ एएलएम, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट के केस में हमने पढ़ा ना कि आपके पास जो रिस्क सेंसिटिव एसेट्स हैं, रिस्क सेंसिटिव लाइबिलिटीज हैं, अगर इंटरेस्ट चेंज होता है तो आपका नेट इंटरेस्ट इनकम जो है डेट विल ऑल्टर। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ इंटरेस्ट रेट रिस्क, वो आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द बुक्स, वी आर हैविंग द टू टाइप ऑफ बुक्स। वन इट्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग बुक, जिसमें आप एमटीएम बेसिस के ऊपर, मार्क टू मैच्योरिटी के बेसिस के ऊपर, नॉट मार्क टू मैच्योरिटी, मार्क टू मार्केट बेसिस के ऊपर जो सिक्योरिटीज होती है उनको मेंटेन करते हो, दैट इज एमटीएम बेसिस। यानी कि आप ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए अपने पास रखते हो एंड जब भी कोई प्रॉफिट हो रहा होगा आप उनको सिक्योरिटीज को निकाल दोगे, दैट इज एमटीएम बेसिस। एंड जो बैंकिंग बुक होती है दैट इज फॉर एचटीएम बेसिस, यानी कि हेल्ड टिल मैच्योरिटी बेसिस तक होती है। एंड फर्दर इन द पर्टिकुलर सिनेरियो इफ वी टॉक अबाउट द एचटीएम केसेस, तो क्या इस केस में इंटरेस्ट रेट रिस्क आपका इंपोज होगा? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द ट्रेडिंग बुक, तो वो प्रेजेंट होता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के केस में। एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द बैंकिंग बुक, तो उसके केस में होता है जितने भी आपके पास एसेट्स लाइबिलिटीज हैं, कैपिटल इनकम एक्सपेंसेस हैं, उनके ऊपर, राइट। एंड फॉर्म्स हो सकती हैं इसकी, लाइक इन गैप रिस्क, रीप्राइसिंग रिस्क एंड द बेसिस रिस्क। गैप रिस्क क्या होता है? लाइक जब आपके पास मैच्योरिटीज या प्रिंसिपल अमाउंट मैच नहीं करते हैं एसेट लाइबिलिटीज के। आपका एसेट है जो मैच्योर हो रहा है 5 साल में, लाइबिलिटी मैच्योर हो रही है 2 साल में। अब डेफिनेटली उसके केस में अगर इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है तो डेफिनेटली इट विल कोज अ रिस्क टू यू, ठीक है। और इसी तरह से होता है रीप्राइसिंग रिस्क, यानी कि लेट्स से केस आपके लोन के ऊपर रीप्राइसिंग हो रही है एवरी क्वार्टर, जबकि आपके डिपॉजिट के ऊपर रीप्राइसिंग हो रही है एवरी 6 मंथ्स। सो वो भी एक आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम को लोअर कर सकता है अगर एडवर्स मूवमेंट्स होती है इंटरेस्ट रेट रिस्क की। एंड इन द थर्ड सिनेरियो दैट इज द बेसिस रिस्क, वो होता है जब आपके बेसिस अलग अलग है, यानी कि डिपॉजिट्स जो कि आपकी लाइबिलिटीज हैं उसका बेंचमार्क है B1, और आपके जो एसेट्स हैं यानी कि जो आपके लोन्स हैं उनका बेंचमार्क है B2, और ये दोनों अलग अलग मैग्नीट्यूड के साथ मूव करते हैं, दैट फॉर्म्स अ बेसिस रिस्क, ठीक है। तो गैप रिस्क में ये चीज बताई गई है कि टाइमिंग डिफरेंसेस हो सकते हैं, लाइक मैच्योरिटी को लेकर के, प्रिंसिपल वैल्यूज को लेकर के, दैट इज द गैप रिस्क। आप इसको समझते हैं, टर्म स्ट्रक्चर चेंजेस कब होंगे? जब पैरेलल शिफ्ट होगा, यानी कि दो पैरेलल आपके पास कर्व्स हैं, लेट्स से केस यहाँ पर, एंड इनमें शिफ्ट जो है वो हो रहा है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड के साथ हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज अ गैप रिस्क ओवर दिया। एंड फर्दर इफ वी टॉक अबाउट द रिप्राइसिंग रिस्क, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इट कुड बी द नेगेटिव गैप, इट कुड बी द पॉजिटिव गैप। रिप्राइसिंग अलग अलग होगी ना, तो अगर रिप्राइसिंग यानी कि जो कि रिस्क सेंसिटिव एसेट्स हैं, RS हैं, RSL हैं, वो डिफरेंट टाइम या डिफरेंट रेट के ऊपर चेंज होते हैं, तो उसको रिप्राइसिंग रिस्क कहते हैं। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि इफ द RSA के केस में इंटरेस्ट रेट ज्यादा चेंज होता है RSL से बदले में, तो उसे पॉजिटिव गैप कहते हैं। इफ RSA के बदले में इंटरेस्ट रेट RSL में ज्यादा चेंज होता है तो उसको हम नेगेटिव गैप कहते हैं, राइट। एंड पॉजिटिव गैप के केस में अगर ज्यादा रिस्क सेंसिटिविटी है एसेट्स की देन द लायबिलिटीज, तो इन केस ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट, जो आपका पर्टिकुलर फॉल है वो क्या रहेगा? देयर विल बी NII का फॉल होगा, राइट, दैट इज अ सिनेरियो। बेसिस रिस्क भी मैंने आपको बताया, जहां पर जो बेसिस हैं वो अलग अलग हैं, लाइक डिपॉजिट के केस में बेंचमार्क अलग है, लाइबिलिटीज के केस में बेंचमार्क अलग है, वहां पर बेसिस रिस्क प्रेजेंट होगा, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द hedging mismatches. Now the hedging mismatch is related to जहां पर इम्परफेक्ट आपने सेफ गार्डिंग करी है, यानी कि आप सेफ गार्डिंग टेक्निक का इस्तेमाल तो कर रहे हो लेकिन सेफ गार्डिंग जो है वो अलग अलग है। अगर आपके पास हेज जो है वो डिफरेंटली मूव करता है, एसेट के ऊपर अलग और लाइबिलिटी के ऊपर अलग, तो उसके केस में हेज मिसमैच अगर होता है वो भी आपके एक लॉस का कारण बन सकता है, राइट। सो ये हमने डिफरेंट रिस्क के बारे में पढ़ा। फर्दर जो अलग नेक्स्ट टाइप है, दैट इज द 11th वन, दैट इज ऑप्शनैलिटी रिस्क। तो ऑप्शनैलिटी रिस्क क्या होता है? जब आपके प्राइजेस की एडवर्स मूवमेंट होती है ड्यू टू द चेंजेस इन द इंटरेस्ट रिस्क, इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वी से टू बी ऑप्शनैलिटी रिस्क।
एंड ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है या फिर कस्टमर बिहेवियर के कारण भी हो सकता है। नाउ ऑटोमेटिक ऑप्शनैलिटी रिस्क इज समथिंग रिलेटेड टू जहां पर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक एक्सचेंज ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या फिर ओटीसी इंटरेस्ट रेट्स ऑप्शंस हो गए, कस्टमर ऑप्शन को ट्रिगर करने के लिए रिक्वेस्ट मैन्युअली नहीं कर सकता एंड जो ऑप्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होती हैं। दैट इज द ऑटोमेटिक ऑप्शन रिस्क, ठीक है, उसको ऑटोमेटिक ऑप्शन रिस्क हम कहते हैं। नाउ ऑप्शन पे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो इफ द ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज्ड इन दैट सिनेरियो, इफ वी लुक एट द ऑप्शन होल्डर, लिमिटेड डाउनसाइड ओनली, सिर्फ प्रीमियम का लॉस होगा, दैट विल बी। जैसे कि अब अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ऑप्शंस जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। वन वी आर हैविंग द कॉल ऑप्शन एंड द अदर वन वी हैविंग द पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन आपको राइट देती है बाय करने का बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, एंड पुट ऑप्शन आपको राइट देती है सेल करने का बट स्टिल नॉट एन ऑब्लिगेशन, राइट। तो इन केस अगर आपने कॉल ऑप्शन को बाय किया है एट 130 रुपीज, तो आपके पास राइट है कि आप मार्केट में चाहे कितना भी रेट हो, ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी यू विल बी एबल टू बाय दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी इन 130 रुपीज, दैट इज इट। तो इन केस अगर ऑप्शन को आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, मैक्सिमम लॉस कितना हुआ, जो आपने प्रीमियम दिया था विच इज नॉन रिफंडेबल अमाउंट दैट यू पे टू द ऑप्शन राइटर, वो सिर्फ और सिर्फ जाएगा। लेकिन ऑप्शन राइटर का तो अनलिमिटेड डाउनसाइड रिस्क उसके ऊपर रहता है। बट इफ द ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड तो आपको अपसाइड पोटेंशियल मिल जाएगा एंड फर्दर उस सिनेरियो में जो ऑप्शन राइटर है उसके पास लिमिटेड अपसाइड रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उसने प्रीमियम को अर्न किया है। दैट इज द केस इन केस द ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, राइट। नाउ दैट इज द केस। अब इसके केस में एक एग्जांपल को देखते हैं। इफ अ बैंक सेल्स इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस टू द कस्टमर, बैंक ने सेल किया है इंटरेस्ट रेट ऑप्शन को कस्टमर को, डाउनसाइड रिस्क यानी कि लॉस जो है वो प्रीमियम इनकम से एक्सीड कर सकता है, एक्सीड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। एंड फर्दर फिर उसके बाद जो सेकंड टाइप है इसकी, दैट्स रिलेटेड टू द बिहेवियरल ऑप्शन रिस्क, यानी कि कस्टमर बिहेवियर के ऊपर जो डिपेंड करता है। यानी कि लेट्स अ केस आपके पास एक एफडीआर थी और वो एफडी मैच्योर होनी थी 3 साल के बाद, लेकिन आपने उसकी प्री मैच्योर पेमेंट ले ली आफ्टर 2 मंथ्स और लेट्स से 6 मंथ्स, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज अ एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क कहते हैं। तो एक आपके पास होता है ऑटोमेटिक ऑप्शन रिस्क एंड एक होता है एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, यानी कि आप एक ऑप्शन दे रहे हो कस्टमर को, अगर वो एग्जीक्यूट करता है तो आपके ऊपर रिस्क इंपोज हो सकता है, राइट। तो इवन अगर वेल मैच्ड मैच्योरिटीज भी थी तब भी एम्बेडेड ऑप्शन कैरी होती है जिसकी वजह से रिस्क इंपोज हो सकता है। लाइक इन द केस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट आई गिव यू द एग्जांपल। एंड फॉर द अगर मैं टर्म लोन्स की बात करता हूं तो प्री पेमेंट हो सकती है, ठीक है, प्री पेमेंट हो सकती है जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द अदर टाइप्स ऑफ रिस्क, लाइक वी आर इन द यील्ड कर्व रिस्क। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यील्ड कर्व रिस्क, लेट्स बेसिकली टॉक अबाउट द यील्ड ऑन द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल्स का, उसकी डिफरेंट मैच्योरिटीज होती है 91 डेज एंड एक सेम टाइम होराइजन के ऊपर, जहां पर रीप्राइसिंग सेम होनी है, सब कुछ सेम होना है। नॉट रीप्राइसिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर यील्ड सेम है लेकिन फॉर द डिफरेंट मैच्योरिटीज द पर्टिकुलर यील्ड कर्व इज डिफरेंट, ठीक है। 91 डेज के लिए यील्ड कर्व ऐसे है, 182 डेज के लिए कुछ इस तरह से ऐसे है एंड 364 डेज के लिए कुछ इस तरह से ऐसे है। तो ये जो रिस्क होता है बिकॉज यू आर डीलिंग इन द डिफरेंट yields over here, different particular maturities over there, तो यहाँ पर रिस्क इंपोज होता है, दैट इज ए यील्ड कर्व रिस्क, ठीक है, दैट इज द केस। एंड फिर बात आती है इक्विटी प्राइस रिस्क, यानी कि जो आपके स्टॉक प्राइसेस है वो उनकी वैल्यू ऊपर नीचे ज्यादा होती है। आप उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, इट कुड बी द फर्म स्पेसिफिक रीजंस, किसी पर्टिकुलर फर्म से रिलेटेड इश्यूज है वहां पर, लेट से फ्रॉड हो गया या कोई उनको प्रोजेक्ट नहीं मिला, इट कुड बी एनी केस, राइट। और इट कुड बी द सिस्टमिक रिस्क, जब पूरी की पूरी मार्केट डाउन है वो रिस्क भी प्रेजेंट हो सकता है। फर्दर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, जब फॉरेन एक्सचेंज के जो रेट्स हैं वो अप डाउन जा रहे हैं, ठीक है, अब उनको तो कोई मैनेज नहीं कर सकता, वो तो हर एक सेकंड में चेंज हो रहे हैं। फर्दर कमोडिटी प्राइस जो है वो आपका अप डाउन हो सकता है, उसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है। ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, यानी कि जो इनएडिक्वेट प्रोसेसेस हैं या सिस्टम फेलियर या लोगों ने फ्रॉड कर दिया, एक्सटर्नल इवेंट कोई कैलामिटी होगी, वो रिस्क हो सकते हैं। फर्दर मॉडल रिस्क, यानी कि जो मॉडल आपने डिप्लॉय किए थे उनमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकता है उनमें आपने एजम्पशंस जो ली हैं वो प्रॉपर ना ली हो, या फिर आपने जो मॉडल का इस्तेमाल किया
बॉस ने सुजेशन आपको गलत दिया जिसकी वजह से आपने गलत डिसीजन ले लिए हैं, आपकी रेपुटेशन मैनेज आपको डैमेज हो सकती है, आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। लिक्विडिटी रिस्क होता है जब आप अपनी ऑब्लिगेशंस को, लिक्विड ऑब्लिगेशंस को, कैश ऑब्लिगेशंस को मीट अप नहीं कर पाते हो, तो दैट इज अ लिक्विडिटी रिस्क व्हिच इज प्रेजेंट ओवर देयर। फर्दर बात आती है ऑप्शनैलिटी रिस्क के बारे में, तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, इसमें ऑटोमेटिक ऑप्शनल रिस्क भी हो सकता है एंड साथ के साथ जो दूसरा टाइप था दैट इज कस्टमर बिहेवियर ऑप्शनल रिस्क, वो भी प्रेजेंट हो सकता है। यील्ड कर्व रिस्क को कवर कर लिया हमने, इक्विटी प्राइस रिस्क को कवर कर लिया, फॉरेक्स रिस्क को कवर कर लिया, कमोडिटी रिस्क को कवर कर लिया, ऑपरेशनल रिस्क, मॉडल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क दैट वी हैव कवर्ड, राइट। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू लीगल रिस्क। लीगल रिस्क होता है जब आपने लीगल डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पेशियां छोड़ी हो, आप डॉक्यूमेंट्स को एनफोर्स नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, एंड फर्दर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, अनसर्टेनिटीज आ गई, तो उसको वजह से जो रिस्क इंपोज होता है दैट इज अ लीगल रिस्क। फिर बात आती है रेपुटेशन के बारे में, यानी कि आपने कोई कामकाज ऐसा कर दिया या आपके ऊपर स्टैच्यूटरी रेगुलेशन लग गई जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन के ऊपर धब्बा पड़ गया है, उसको हम कहते हैं रेपुटेशन रिस्क। अब इसकी वजह से कस्टमर अपना बिजनेस बाहर लेके जाएंगे। फर्दर सॉल्वेंसी रिस्क, लेट्स से केस आपके पास कैपिटल इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, अगर अप्रोप्रिएट है भी तो सही क्वालिटी नहीं की है कि आप अपने लॉसेस को एब्जॉर्ब कर पाए, क्योंकि बेसल 3 में डिफरेंट कैपिटल होती है। कौन कौन सी कैपिटल होती है? वी आर हैविंग द टीयर 1 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल में भी दो तरह की कैपिटल है, एक होती है CET1 कैपिटल, दूसरी होती है एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। देन वी आर हैविंग द टीयर 2 कैपिटल। फिर हमारे पास होता है CCB, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। देन काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर्स, ट्रिपल सी भी होता है। देन वी आर टू मेंटेन द LCR। फर्दर वी आर हैविंग द लिक्विडिटी लेवरेज रेशो, ठीक है, हमारे पास लेवरेज रेशो भी है। फर्दर NSFR भी है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट रेशियोज विच वी आर टू मेंटेन। आप अगर लॉसेस को कवर करने के लिए प्रॉपर रेशियोज मेंटेन ना करी तो लॉस हो सकता है। फर्दर आपको जो रूल्स रेगुलेशंस बताए गए थे, अगर आपने उनके साथ कंप्लाई नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टीज पड़ सकती है। अब इसमें मान लीजिए KYC ML के रूल से, FATF की गाइडलाइन थी, आपने फुलफिल नहीं किया तो आपके ऊपर कंप्लायंस रिस्क पड़ सकता है। दैट इज अ पेमेंट एंड सेटलमेंट रिस्क। पेमेंट एंड सेटलमेंट रिस्क में अगर फेलियर करते हो, मान लो अपने अप्रोप्रिएट मार्जिन को मेंटेन नहीं किया, ठीक है, करंट अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं है, तो उसके केस में सिस्टमिक डिसरप्शंस भी हो सकती हैं। अब मान लो कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया जिसकी वजह से पेमेंट जो करनी थी बैंकिंग सिस्टम के अक्रॉस उसमें प्रॉब्लम आ गई है, सो दैट इज अ पेमेंट एंड सेटलमेंट रिस्क। फर्दर हम बात करने वाले हैं इमर्जिंग रिस्क के बारे में। इसमें सबसे पहले टाइप आती है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क कुड बी एनीथिंग, जहां पर मॉनेटरी लॉस हो जाता है उसको फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। इट कुड बी रिलेटेड टू क्रेडिट मार्केट, कैपिटल मार्केट, लिक्विड मार्केट्स, एनी मार्केट, राइट। दैट इज अ क्रेडिट रिस्क। फर्दर वी आर हैविंग द नॉन फाइनेंशियल रिस्क आल्सो। नॉन फाइनेंशियल रिस्क वो होते हैं जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ता है लेकिन इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, और इनको क्वांटिफाई यानी कि मेजर करना डिफिकल्ट होता है। इनकी क्वालिटेटिव नेचर होती है, लाइक स्ट्रेटेजिक रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, लीगल रिस्क, डॉक्यूमेंट रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, ठीक है। ये सब रिस्क आपके जो होते हैं दोज आर नॉन फाइनेंशियल रिस्क, ये आपके नॉन फाइनेंशियल रिस्क होते हैं। फर्दर रिलेटेड टू डैमेज सिविरिटी, यानी कि आपके जो इवेल्यूशन है, ठीक है, वो इंपैक्ट स्केल होता है लो या मॉडरेट, या फिर क्या होता है हाई हो सकता है। यानी कि जो डैमेज होगा वो या तो लो होगा, मॉडरेट होगा, हाई होगा। एंड आपके जो स्कैंडल होंगे वो मान लो रेपुटेशनल डैमेज को बना सकते हैं, लाइक स्वेयर इनडायरेक्ट इंपैक्ट हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो फाइनेंशियली ना दिखे शुरू में, राइट। फर्दर फिर बात आती है बिजनेस रिस्क के बारे में, लाइक अगर आपके जो इवेंट हुए हैं वो बिजनेस गोल्स को अचीव नहीं करने थे, चाहे इंटरनल गोल्स से इंटरनल इवेंट हुए चाहे एक्सटर्नल इवेंट हुए, लेकिन बिजनेस गोल को अचीव नहीं करने दे रहे हैं, तो वो कौन सा रिस्क है? दैट इज अ बिजनेस रिस्क, ठीक है। आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बहुत पुरानी थी, इकोनॉमिक डाउनटर्न था, वो चीजें यहाँ पर शामिल हो सकती हैं। फर्दर इट इज रिलेटेड टू कंट्रोल रिस्क एंड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द रिस्क। कंट्रोल रिस्क है जब आपके पास इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर नहीं है। अप्रेजल, मान लो क्रेडिट अप्रेजल करना था लेकिन सही नहीं किया, गलत तरीके से कर दिया आपने, जो पर्टिकुलर होता ना कि एंड यूजर फंड देखना होता है वो प्रॉपरली चेक नहीं किया, या फिर पोस्ट जो अपने फॉलो करना था वो प्रॉपर नहीं किया, वो बेसिकली रिस्क क्या है? दैट इज अ कंट्रोल रिस्क, राइट। फिर बात आती है इंटरकनेक्टेडनेस, यानी कि जो रिस्क हैं वो इनका एक इंपैक्ट नहीं होता, दे क्रॉस प्ले विद ईच अदर, यानी कि आपस में उनका इंपैक्ट पड़ता है। मार्केट रिस्क की वजह से क्रेडिट रिस्क भी हो सकता है, क्रेडिट रिस्क की वजह से लिक्विडिटी रिस्क भी हो सकता है, एंड सो ऑन, राइट। सो दैट इज व्हाट दैट शोकेसेस की इंटरकनेक्टेडनेस होती है रिस्क्स की, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द नॉन फाइनेंशियल रिस्क। नॉन फाइनेंशियल रिस्क के बारे में यहां पर डिटेल में देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है स्ट्रेटेजिक रिस्क। आपकी स्ट्रेटेजी पूरी खराब थी, आपने उसको इंप्लीमेंट सही से नहीं किया जिसकी वजह से
अलाइनमेंट सही नहीं बैठी, आपने गोल्स अचीव नहीं किए, आपकी स्ट्रेटजीज खराब होगी, पॉलिसीज खराब थी, रिसोर्सेज कर गए, तो वो चीज हो सकती है। एंड कैसे देख सकते हो, प्रॉपरली मैनेजमेंट अगर रिव्यू करे एंड फर्दर फीडबैक ले एंड उन स्ट्रेटजीज को अडेप्ट करे, इंटरनल स्ट्रेंथ देखे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखे, इस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है। फर्दर इसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द कंटेजियन रिस्क। कंटेजियन रिस्क यानी कि जो इंटरकनेक्टेड आपके इकोनॉमिकल चीजों की वजह से होता है, यानी कि एक जगह पर ट्रिगर हुआ बाकी जगह पर भी इंपैक्ट कर सकता है। दैट इज अ कंटेजियन, यानी कि जैसे फैलाव होता है ना, कंटेजियस होती है चीजें, वैसे ही कंटेजियन रिस्क होता है, यानी कि नेगेटिव डेवलपमेंट की वजह से और मार्केट्स में अगर दिक्कत आती है तो उसको कंटेजियन रिस्क कहते हैं। जैसे अभी मान लो वॉर होता है, कोई शुरू होता है, तो उसका पूरी दुनिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं, बिकॉज every economy is anyhow or somehow related to the another economy and those all are equally related to each other in the other countries also, right? तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना उन चीजों का, कहीं पर ज्यादा पड़ जाएगा, कहीं पर कम पड़ जाएगा, बट इट इज कंटेजियन, राइट? दैट इज अ कंटेजियन रिस्क। तो इसमें आपके पास अगर कंटीजेंसीज प्लान्स हैं, सीएफपी जिनको कहते हैं, कंटीजेंसी प्लान्स, फंडिंग प्लान्स, कैपिटल बफर्स हैं, तो उनके साथ आप निपट सकते हैं स्ट्रेस सिचुएशन से। फर्दर मॉडल डिपेंडेंसी रिस्क, यानी कि जब आप एक पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर डिपेंड करते हो डिसीजन मेकिंग को लेकर के, लेकिन अगर उस मॉडल में ही कुछ ना कुछ ऐसी एजम्पशंस थी, कुछ फ्लॉज थे जिनके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हो, उनकी वजह से लॉस हो जाते हैं, दैट इज अ मॉडल डिपेंडेंसी रिस्क। अब हो सकता है कि जो डाटा क्वालिटी आप इनपुट दे रहे हो वो खराब है, या आपके एजम्पशंस हाइपोथेकेशंस वो खराब है, कोडिंग एरर्स हो सकते हैं, या फिर लॉजिक खराब हो सकता है। मिटिगेशन कैसे है, आपके पास डाटा स्टैंडर्ड्स अच्छे होने चाहिए, आपको मॉडल को वैलिडेशन करना होगा एंड उसका रिव्यू भी करना होगा, इंप्रूवमेंट करनी होंगी, ऑडिट्स करनी होंगी, राइट? दैट इज द पॉइंट रिलेटेड। अब हम बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल जो रिस्क होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। सो फाइनेंशियल रिस्क वो होते हैं जिस केस में डायरेक्ट मॉनेटरी लॉस होता है और उनको क्वांटिफाई किया जा सकता होता है, दैट इज द फाइनेंशियल रिस्क, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। और नॉन फाइनेंशियल रिस्क होते हैं जिनका इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है, क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं और उनको इवेल्युएट करना डिफिकल्ट होता है। सो वी कैन सिंपली से दीज आर डिफिकल्ट टू इवेल्युएट, राइट? इनको इवेल्युएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लाइक रेपुटेशन रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, मॉडल रिस्क, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? फिर बात आती है कंट्रोल रिस्क एंड इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट पर्टिकुलर पार्ट कि कंट्रोल रिस्क क्या होता है और इंटरकनेक्टेडनेस क्या होती है। लीगल एंड कंप्लायंस रिस्क वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, रेपुटेशन रिस्क, पेमेंट एंड सेटलमेंट रिस्क, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स। अगर कोई डाउट है अभी भी आप पूछ सकते हैं, ये रिवीजन पर्पस के लिए बीच में ऐड किए गए हैं पॉइंट्स। देन इट इज रिलेटेड टू जीएफसी, यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, एक मेजर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस आया था 2007 से लेकर के 2009 तक, जो स्टार्ट हुआ था यूएस हाउसिंग मार्केट कोलैप्स होने से। सो बहुत ज्यादा डिफॉल्ट हो गया था मॉर्गेज लोन्स के ऊपर, पर्टिकुलरली जो सब प्राइम बोरोअर्स थे जिनका क्रेडिट स्कोर काफी वीक था, उस कैटेगरी में काफी ज्यादा डिफॉल्ट हो गए थे, ग्लोबल बैंकिंग को बहुत बड़े बड़े लॉस हो गए एंड गवर्नमेंट ने बेल आउट कर दिया एंड बहुत ज्यादा इकोनॉमीज में रिसेशन आ गया था, जॉब लॉस हो गए थे एंड मार्केट काफी डाउन आ गए थे। सो कारण क्या थे? एक्सेसिव रिस्क टेकिंग। जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आप सब प्राइम कैटेगरी वाले जो पर्सन थे जो मॉर्गेज बेस्ड लोन ले रहे थे, आप उनको बहुत धड़ल्ले से लगातार लोन दिए जा रहे थे, इतना लोन मिल गया, इतना लोन मिल गया कि अल्टीमेटली जो डिमांड थी घरों को लेकर के वो कम हो गई। जब डिमांड कम हो गई तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ने की जगह पर कम हो गए एंड अल्टीमेटली जो लोन का अमाउंट था वो ज्यादा था और प्रॉपर्टी की वैल्यू कम थी। लोगों ने डिफॉल्ट होने पर डिफॉल्ट ही रहने दिया, पैसे वापस करने बंद कर दिए, पूरी की पूरी मार्केट जो थी वो रुक गई थी, क्योंकि जो लोन दिए जा रहे थे उन लोन्स के बदले में, यानी कि जो एमबीएस थी, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज थी, उनके बदले में जो पेपर्स थे, बॉन्ड्स थे, वो इशू किए जा रहे थे एंड अल्टीमेटली उनकी रेटिंग को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा था एमबीएस की एंड फर्दर पैसा पूरी की पूरी मार्केट में रुक गया था। लेवरेज काफी ज्यादा था, लोन बहुत ज्यादा दिए जा रहा था तो लेवरेज काफी ज्यादा था, बैंक्स ने बहुत ज्यादा पैसा बोरो किया एमबीएस को बाय करने के लिए एंड दैट वाज द अनदर रीजन। रेगुलेटरी फेलियर हुए, यानी कि मॉर्गेज लेंडिंग की जो कंडीशंस थी उनको नजरअंदाज किया गया, बोरोर की असेसमेंट खराब की गई एंड मिस रिपोर्टिंग की गई एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन
अब देखो, रिस्की यूएस एसेट जो थे वो ग्लोबली इकट्ठे किए होते हैं, क्योंकि यूएस का सिक्का हर जगह चलता है, तो यूएस के बॉन्ड्स को इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है। एंड बहुत से लोगों ने इन यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो ये पूरा का पूरा क्राइसिस सिर्फ और सिर्फ यूएस में ना रहते हुए पूरे के पूरे ग्लोब में फैल गया, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द emerging risks and the mitigation। तो क्या emerging risk है एंड किस तरह से उनको मिटिगेट कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। सो इट्स रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी रिस्क। टेक्नोलॉजी रिस्क हो सकता है सिस्टम फेलियर की वजह से, सिस्टम में कुछ लैप्स हैं, कोडिंग में दिक्कत है, उनकी वजह से हो सकता है। एंड फर्दर इसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, रेपुटेशन लॉस हो सकता है, लीगल इश्यूज पड़ सकते हैं। मिटिगेशन कैसे करोगे? आपको बहुत ज्यादा अच्छा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है, आपको आपके पास CFPs होने चाहिए, आपके पास डिजास्टर रिकवरी प्लान होने चाहिए। दोज कुड बी द पॉइंट्स जिनसे आप अपने को सेफ गार्ड कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट आता है साइबर अटैक को लेकर के, यानी कि जो स्ट्रेटेजिक रिस्क इंक्रीज हुआ है, क्योंकि आप अब बहुत ज्यादा रिलाय करने लग गए हैं आईटी के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। एंड इसकी वजह से क्या हो सकता है कि अल्टीमेटली साइबर अटैक होगा तो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है बहुत बड़ा, रेपुटेशन लॉस तो हो ही सकता है। मान लो किसी बैंक के सर्वर में सेंध लगा दी, तो डेफिनेटली वो कोई भी पर्सन उस बैंक में जाना पसंद क्यों करेगा? क्योंकि आप मोबाइल बैंकिंग का, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, आपका सारा का सारा पैसा वहां पड़ा है, दैट इज नॉट सेफ एट ऑल, राइट। तो मिटिगेशन कैसे है कि आप साइबर सिक्योरिटी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, पर्टिकुलर एसेट्स का इस्तेमाल करें, जो इंडस्ट्री गवर्नमेंट कोलैबोरेशन है उनको इंक्रीज करें, एंड स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स प्लान बनाए, एंड थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम आपके पास पर्टिकुलरली होने चाहिए। यू शुड बी यूजिंग द फायर वॉल्स एंड जो दूसरे पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ऐसे अटैक्स ना हो। फर्दर फिर बात आती है ESG रिस्क के बारे में। E से होता है इन्वायरमेंटल, S से होता है सोशल, एंड G इज फॉर गवर्नेंस, राइट। इन्वायरमेंटल इज समथिंग रिलेटेड टू फैक्टर्स काफी ज्यादा क्रूशियल है बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए, ताकि लॉन्ग टर्म सक्सेस मिले एंड उनकी रेपुटेशन भी बने रहे। सो ESG फैक्टर्स क्या क्या है, की एस्पेक्ट क्या है ई को लेकर के, इन्वायरमेंटल को लेकर के, कार्बन एमिशंस, ठीक है, एंड इनको रिड्यूस करना है। एंड फर्दर बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, यानी कि इन्वायरमेंट को क्लीन एंड ग्रीन रखना है अल्टीमेटली। सो वी आर टू रिड्यूस द कार्बन एमिशंस, बायोडाइवर्सिटी जो है उसको खत्म करना है, एंड फर्दर बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना है, एंड साथ के साथ जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस करना है। सोशल इंपैक्ट के तौर पर देखें तो इट्स रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट्स, एम्प्लॉय को इक्वालिटी को लेकर के, उनकी वर्किंग कंडीशंस को लेकर के है। सो वी मस्ट बी हैविंग द स्ट्रिक्ट पॉलिसीज रिलेटेड टू इट, एंड फॉर द fair labor practices must be there. And if we talk about the governance, then it's related to board integrity, it's related to transparency, it's related to the disclosures, it's related to the accountability. So strong corporate governance होनी चाहिए and transparent reporting should be there. अब नोटेबल ESG वायलेशंस एंड कंसिक्वेंसेस क्या क्या है? अब जो भारत पेट्रोलियम ऑयल स्पिल हुआ था, फाइन पड़ गया था इतना ज्यादा, ठीक है। फ्लिंट वाटर क्राइसिस हुआ था, उसमें भी काफी ज्यादा सेटलमेंट देनी पड़ी थी। VW एमिशंस फ्रॉड हुआ था, $30 बिलियन का पेनल्टी पड़ी थी। PGE वाइल्ड फायर्स के रिलेटेड दिक्कत हुई थी। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जहां पर ESG को रिलेटेड रिस्क जो थे अराइज हुए, एंड फर्दर वहां पर पेनल्टीज पे करनी पड़ी या सेटलमेंट्स उनको करनी पड़ी। तो इसकी काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, बिकॉज आप रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हो। Because if you go green and for the take care of the environment around you, so people would be liking it, right? So it's basically need of the hour, we can say. And further आपका पब्लिक जो ट्रस्ट होता है वो इंक्रीज होता है, रेगुलेटरी ब्रिजेस कम होते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस भी आपके कम होते हैं, एंड ओवरऑल आपकी इमेज होती है वो बेटर बनती है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क जो होते हैं उसमें फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट पड़ता है, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। अब क्लाइमेट रिस्क कौन कौन से होते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू द फिजिकल रिस्क, यानी कि जहां पर डायरेक्ट आपको डैमेज होता है क्लाइमेट को, यानी कि डायरेक्ट डैमेज होता है आपको क्लाइमेट से, जैसे कि फ्लड आ गया, स्टॉर्म्स आ गई, दैट इज अ क्लाइमेट रिस्क, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली आपके ऊपर नुकसान हो गया ना। तो यू शुड बी असेसिंग द ज्योग्राफिकल एक्सपोजर्स की कौन सी ज्योग्राफी में ज्यादा रिस्क है, कौन सी ज्योग्राफी में कम है। अब अगर आप ज्वालामुखी के ऊपर जाकर के ऑफिस खोलोगे, डेफिनेटली वहां पर रिस्क हो सकता है जमीन सस्ती मिल जाए, लेकिन डेफिनेटली रिस्क इंपोज हो सकता है। फर्दर सेकंड जो टाइप है दैट्स रिलेटेड टू ट्रांजिशन रिस्क। ट्रांजिशन रिस्क में क्या होता है कि लॉसेस आपके पास होते हैं ड्यू टू द पॉलिसी चेंजेस, टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर दी या कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट हो गया, उसकी वजह से जो होता है। लेट्स से
आपके पास जो एसेट्स हैं डाइवर्सिफाइड हैं, आप उनसे अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी अगर आप कर रहे हो, एक टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो सभी थोड़ा चेंज हो जाएगी एकदम से। सो इफ यू हैव डाइवर्सिफिकेशन इन द सेम, तो उसके केस में अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हो। अगर कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होता है तो आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपना सकते हो जो लगातार चलती ही रहती हैं, जो पर्टिकुलरली कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होने से ज्यादा इंपैक्ट जिनके ऊपर नहीं पड़ता, राइट। सो ये है आपके पास क्लाइमेट रिस्क की टाइप। एक होता है फिजिकल रिस्क एंड द सेकेंड वन इट इज द ट्रांजिशन रिस्क। अगर हम सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझना चाहें तो देखो ध्यान से समझो। सिंपल एग्जांपल्स में वी कैन सिंपली से कि अगर मान लो कोई बीच एरिया में होटल ओपन है एंड वहां पर कोई साइक्लोन आ जाता है, डेफिनेटली बिजनेस लॉस होगा। दैट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल रिस्क, ठीक है। एंड ऑन द अदर सेकंड हाइड इफ वी टॉक अबाउट द ट्रांजिशन रिस्क, ठीक है, तो अगर बैंक फंड करता है कोल बेस्ड पावर प्लांट को एंड गवर्नमेंट जो है वो कार्बन टैक्स इंपोज कर देती है या कोल को बैन कर देती है, या कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस मान लो इंक्रीज हो जाते हैं, उससे क्या होगा, अल्टीमेटली प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा एंड बैंक का जो डिफॉल्ट रिस्क है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द मेन केस। वो बेसिकली किसका एग्जांपल है, दैट इज अ टाइप ऑफ द ट्रांजिशन रिस्क, राइट। Now after that it's related to summary for the same and you can go through the summary and further इसको अच्छे से go through कर सकते हैं। Then it's related to the sustainable finance. Now sustainable finance is something related to financial services जो कि इंटीग्रेट करती है ESG फैक्टर्स को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के साथ। यानी कि हम फाइनेंस वहां पर देंगे जहां पर ESG फैक्टर्स का ध्यान रखा जाएगा, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स का ध्यान रखा जाएगा एंड अल्टीमेटली उससे सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करेंगे और लॉन्ग टर्म वैल्यू जो होगी वो क्रिएट होगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दी हैं क्लाइमेट रिस्क को लेकर के एंड सस्टेनेबल फाइनेंस को लेकर के। उन गाइडलाइंस के बारे में देखते हैं। सो पर्पस क्या है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना है एंड बैंक्स को गाइड करना है कि वो क्लाइमेट रेजिलेंट प्रैक्टिसेस को अपनाना शुरू कर दें। सो की रिकमेंडेशन जो सबसे पहले थी दैट वाज रिलेटेड टू गवर्नेंस एंड स्ट्रेटेजी, यानी कि क्लाइमेट रिस्क स्ट्रेटेजीज को डेवलप करो और गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को डेवलप करो। फर्दर डू द स्ट्रेस टेस्टिंग कि क्लाइमेट रिस्क जो है आप उसको स्ट्रेस टेस्टिंग में शामिल करें, सिनेरियो एनालिसिस में शामिल करें। क्लाइमेट रिस्क को डिस्क्लोजर करो कि आपका क्या आप अलाइन कर रहे हो पर्टिकुलरली ग्लोबल फ्रेमवर्क्स के साथ, जैसे जो TCFD गाइडलाइंस होती हैं और गाइडलाइंस होती है, क्या आप उनके साथ अलाइन कर रहे हो। सो मेक इट अ पार्ट ऑफ द डिस्क्लोजर्स, राइट। फॉर द ग्रीन लैंडिंग यानी कि आप सस्टेनेबल एंड ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव्स को और ज्यादा इंकरेज करो। ये RBI की क्या थी, गाइडलाइंस थी, ठीक है। फर्दर कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी है, यानी कि जो स्टाफ है उनको ट्रेन करना है कि क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट कैसे की जा सकती है। नो, RBI का रेगुलेटरी पुश मिला इस चीज को, यानी कि RBI ने एम्फेसाइज किया कि इंटीग्रेट करो ESG को क्रेडिट अप्रेजल से रिलेटेड एंड फॉर द रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। एंड साथ के साथ RBI ने अर्ज किया, एक रिक्वेस्ट करी बैंक्स को, NBFCs को, कि इंटरनल क्लाइमेट रिस्क फ्रेमवर्क भी बनाओ, राइट। अब सेबी की भी गाइडलाइंस है ESG एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को लेकर के, जिसमें बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात होती है, यानी कि BRSR के बारे में बात होती है। सो BRSR जो है वो एक डिस्क्लोजर फॉर्मेट है जो किसने इंट्रोड्यूस किया, जो इंट्रोड्यूस किया था सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, कि जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उनको बेसिकली BRSR रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इससे पहले होता था BRR, यानी कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट होती थी, इसको बंद कर दिया एंड इसकी जगह पर आ गई BRSR। इसमें 9 प्रिंसिपल्स थे नेशनल गाइडलाइन से रिलेटेड जो NGRBC ने दिए थे एंड फर्दर उन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाना था। एंड मेनली क्या था कि ESG फैक्टर्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिए कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल गवर्नेंस फैक्टर्स के हिसाब से आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। सो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट किया गया है, इस चीज को प्रमोट करना है, साथ के साथ ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना है कि फर्दर आपके ऊपर किन चीज का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस आपकी कैसी है एंड क्या हम ग्लोबल ESG स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उस चीज को बेसिकली यकीनी बनाना इस चीज का काम था, ठीक है। एंड सेबी की बात करें तो सेबी ने ग्रीन बॉन्ड्स को भी बेसिकली इंट्रोड्यूस किया, जो ग्रीन डेब्ट सिक्योरिटीज रेगुलेशंस थी उनको इंट्रोड्यूस किया कि फंड्स का यूज कैसे किया जाएगा, उसके रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इम्पैक्ट रिपोर्टिंग, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, एवरीथिंग वाज कवर्ड इन दैट, राइट। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, राइट। सो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में सबसे पहली चीज होती है कि रिस्क मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है। रिस्क मैनेजमेंट का कंसेप्ट कहता है सबसे पहले रिस्क को करो आइडेंटिफाई, फिर उसको करो क्वांटिफाई, फिर क्वांटिफिकेशन के बाद आप मिटिगेट कैसे कर सकते हो, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो, उस चीज के बारे में देखो। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कितना रिस्क एपिटाइट कर सकते हैं, यानी कि लेट्स से मेरी पॉकेट में 100 रुपया है तो मैं 10 रुपए का रिस्क झेल सकता हूं, तो मुझे अपने रिस्क को उस 10 रुपए की ब्रैकेट में क्या करना है,
उसको ग्रिप करना है, उसको कंट्रोल करना है उस पर्टिकुलर ब्रैकेट में। दैट इज द फर्स्ट थिंग, इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट कंसेप्ट। और रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच क्या होती है? दैट्स अ इंटीग्रेटेड अप्रोच, कि आप सभी रिस्क को साथ में लेकर के चलो। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट हमें करनी है। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ईआरएम इज रिलेटेड टू एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट विच इज टू बी डन, यानी कि बिकॉज आई टोल्ड यू कि रिस्क इंटरकनेक्टेड होते हैं, देयर इज अ इंटरप्ले एंड क्रॉस प्ले ऑफ द रिस्क, राइट। सो अगर हम सिंगुलर बेसिस के ऊपर रिस्क के ऊपर फॉलो करते हैं या एनालिसिस करते हैं, सो हो सकता है कि जो सिनर्जिकल इफेक्ट है रिस्क का वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सो वी शुड बी फॉलोइंग द इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर द risk management. Further, it's related to the risk culture. Risk culture is related to that every person should be a part of the organization so as to identify the risk, so as to manage the risk, so as to quantify the risk. अब इसमें हमें ट्रेनिंग इम्पार्ट करनी पड़ेगी स्टाफ को, साथ के साथ उनको नॉलेज देनी पड़ेगी, उनको स्किल सिखाना पड़ेगा, एंड दैट इज सेट टू बी द कंपीटेंस। सेकंड जो फैक्टर है दैट्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। अब ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, किस तरह से पॉलिसी को फॉलो करते हो आप, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एंड द थर्ड वन इट्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप, यानी कि कम्युनिकेट कैसे किया जा रहा है, लीडरशिप कैसे की जा रही है, डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं, दैट इज अ रिलेशनशिप्स। एंड द फोर्थ वन इट्स रिलेटेड टू द मोटिवेशन, यानी कि जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके रिलेटेड अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस कैसे लिंक की गई है, दैट इज अ मोटिवेशन, ठीक है। तो CORM दैट इज अ पॉइंट रिलेटेड टू इट। तो आपके पास ये पॉइंट बन जाता है CORM के, रिस्क कल्चर से रिलेटेड। C इज फॉर कंपीटेंस, O इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, R इज फॉर रिलेशनशिप एंड M इज फॉर द मोटिवेशन पार्ट, राइट। फिर बात आती है रिस्क मैनेजमेंट आर्किटेक्चर के बारे में, कि जो भी मटेरियल रिस्क है उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनको कैसे हम क्वांटिफाई करते हैं। एंड द सेकंड पार्ट इज रिलेटेड टू कि हम किस तरह से जो रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं उनको इंप्लीमेंट करते हैं, एंड एक्सेप्टेबल रिस्क लिमिट्स में कैसे उनको मेंटेन करते हैं, एंड फर्दर हम MIS के थ्रू मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, एंड फर्दर कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, राइट। दैट इज अ आर्किटेक्चर रिलेटेड टू इट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो जो बिजनेस रिस्क हैं या एंटरप्राइज लेवल रिस्क हैं उनको कवर करते हैं, एंड फॉर द इंस्टीट्यूशन की जो स्ट्रेटेजी है, जो स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट एनालिसिस है उसके साथ कैसे अलाइन करते हैं, और बोर्ड का क्या ओवरसाइट है, क्या पॉलिसीज हैं, क्या टूल्स हैं, उनके साथ हम उनको मिला के चलते हैं, राइट। So if we talk about the risk particular part over here, we are in the 5 points. One, it's related to the कंसेप्ट कि क्या कंसेप्ट है, इसमें हम आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन, मिटिगेशन के रिलेटेड बात करते हैं, और साथ के साथ रिस्क एपिटाइट की बात करते हैं। मैनेजमेंट अप्रोच में हम ERM की बात करते हैं। रिस्क कल्चर में हम बात करते हैं 4 पॉइंट्स की, CORM की, कंपिटेंस की, ऑर्गेनाइजेशन की, रिलेशनशिप की एंड मोटिवेशन की। मैनेजमेंट आर्किटेक्चर में हम बात करते हैं पूरे के पूरे प्रोसेस की, कि क्या हमारे पास प्रोसेस है उनको मैनेज करने का। इसमें आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन, उनकी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, फर्दर उनको मेंटेन करना कंट्रोल लिमिट में, फर्दर उनकी कम्युनिकेशन, राइट। दीज आर द 5 पॉइंट्स रिलेटेड टू इट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, जिसमें हम कौन कौन से रिस्क को कवर कर रहे हैं, क्या हम इंस्टीट्यूशन की गाइडेंस के साथ अलाइन कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन कर रहे हैं, एंड बोर्ड का क्या कहना है उसके ऊपर, पॉलिसीज क्या है, टूल्स क्या है, असेसमेंट कैसे कर रहे हैं, मिटिगेशन मैकेनिज्म क्या, उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर and the risk management committee, so that we will be covering in the next part onward, right। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, एंड वीडियो को फटाफट से फॉलो कर लीजिए चैनल को। एंड अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो का तो आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर, दैट इज 83609 44207 के ऊपर व्हाट्सएप करना है बैंक कंप्लायंस PDF लिख करके, एंड विल बी प्रोवाइडिंग यू द PDF, राइट। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।